दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों 9 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न पर चर्चा करने चल रहे हैं कि आज देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जिन लोगों को टेस्ट देना है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वहां जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर आ जाओ या एप्लीकेशन पर आ जाओ, हर जगह टेस्ट अवेलेबल है। जिनको PDF चाहिए उनके लिए भी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो फ़ायदा आपका है। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया। अब ये प्रश्न तो यार इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, क्यों? क्योंकि RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और डिप्टी गवर्नर में आपको पता होगा दोस्तों, 4 अलग से डिप्टी गवर्नर होते हैं। मेन गवर्नर एक होते हैं, ठीक है, डिप्टी गवर्नर अलग होते हैं। मेन गवर्नर तो वो तो अलग है, ठीक है। डिप्टी गवर्नर में याद रखिए 4 होते हैं टोटल, और 4 में से एक लोग अपना इस्तीफा दे दिए थे, तो उनके स्थान पर एक नए डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया गया। नाम क्या है उनका? नाम है M राजेश्वर राव। सर याद कैसे रखें? पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन याद कैसे रखा जाए? तो याद रखें दोस्तों, इन 4 में से 3 डिप्टी गवर्नर जो हैं उन सभी लोगों के आगे एक वर्ड लगा हुआ है M। तो आपको सिंपल चीज़ें हैं, आप यम से याद रखते हैं। जैसे MD पात्रा, क्या नाम है? MD पात्रा, तो यम आया। उसी तरह से MK जैन का नाम आपने सुना होगा, MK जैन पहले से हैं लोग, ठीक है, ये आपके दूसरे हो गए। और तीसरे हो गए M राजेश्वर राव। कौन हो गए? M राजेश्वर राव, ठीक है, वो हो गए। और चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? तो वो थोड़े से हट करके हैं, और चौथे नंबर पे हैं BP कानूनगो। तो 3 लोगों के आगे M देख करके आपका BP बढ़ गया, ठीक है। तो BP से याद रखेगा BP कानूनगो। और हमारे गवर्नर इस समय कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। अच्छा, शक्तिकांत दास जी किस नंबर के गवर्नर हैं? अगर परीक्षा में ये पूछ दे तो क्या बताएंगे? वो 25वें गवर्नर हैं, ठीक है। और RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था, उसको भी आप याद रखेगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को M राजेश्वर राव को RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया है। और ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो दोस्तों इसके पहले NS स्वामीनाथन थे, उन्होंने स्वास्थ्य कार्डों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। हालांकि उनका कार्यकाल जून में पूरा होना था, बट उन्होंने पहले ही मार्च में ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और अब जो है M राजेश्वर राव जी आ गए। तो 3 लोगों के नाम के आगे M लिखा है। कौन कौन सा है? MD पात्रा, MK जैन, और अब आ गए M राजेश्वर राव। चौथे नंबर पे कौन है? 3M देख करके आपकी BP बढ़ गई, तो BP कानूनगो, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, नोबेल बटा है मतलब बवाल मचने वाला है। आपकी परीक्षा में कंफर्म है नोबेल से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो पहले से ही पढ़ के तैयार रहना, ठीक है, नोबेल के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है साहित्य का नोबेल, तो याद रखें दोस्तों, साहित्य का नोबेल दिया गया किसको? वो दिया गया लुईस ग्लुक को। किसे दिया गया है? लुईस ग्लुक को दिया गया। बात आती है कि लुईस ग्लुक कहाँ के रहने वाले हैं, तो अगर ये आपसे पूछता है तो बताइएगा कि अमेरिका, USA के रहने वाले हैं, ठीक है, USA के रहने वाले हैं लुईस ग्लुक, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। बाकी साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये आप सभी को पता होगा, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, तो उनको याद रखेगा। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1901 से यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कई बार जो नोबेल पुरस्कार स्थगित भी किया जा चुका है, इस बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं बटा होता, बट अभी थोड़ा सा मामला ठीक हो गया, तो इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला लिख रहा है कि इस वर्ष राजस्थान सरकार सर्दियों के मौसम से पहले प्रसिद्ध सांभर झील कहाँ पर भैया? राजस्थान में। कह सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी। क्या कथन सत्य है? राजस्थान सरकार क्या ऐसा करने वाली है? सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रय बनाएगी। दूसरा लिख रहा है वर्ष 2019 में झील में बाटुलिज्म के संक्रमण के कारण 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी, जो कि सबसे बड़ा चर्चा का कारण था, ठीक है। इस वजह से इस बार टेम्परेरी जो है उनका निवास स्थान बनाया जा रहा है। बाटुलिज्म संक्रमण जो होता है दोस्तों, ये पोल्ट्री फार्म्स में होने वाली मौतों के सबसे आम कारणों में से एक है, ठीक है। और सांभर झील देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और नमक का सबसे बड़ा स्रोत भी है। तो आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4 या फिर
सभी कथन सही हैं। जल्दी से बता दीजिए, पहला और दूसरा तो कंफर्म सही है, और तीसरा डाउट में, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है सभी कथन सही है। ठीक है, सभी कथन दोस्तों सही है। और अगर मैं बात करूँ इस बॉटुलिज्म का, तो आपने नाम सुना होगा, संक्रमण जो होता है इसका एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं क्लोलोस्ट्रियम बॉटुलिज्म। ठीक है, बोटुलिमिनस नाम ऐसे करके है। जैसे खाना वगैरह नहीं खराब हो जाता है, खराब खाने के वजह से दोस्तों ये संक्रमण फैलता है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है इस संक्रमण के कारण पक्षी आमतौर पर खड़े होने, जमीन पर चलने में असमर्थ हो जाते हैं, और यह पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। सांबर झील जयपुर के समीप स्थित सांबर झील देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जिसे चौहान वंश के राजा वासुदेव द्वारा बनवाया गया था। सांबर झील विश्वविख्यात रामसर साइट भी है। ठीक है, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आज मैं आपको नोबेल पुरस्कार का एक अलग से वीडियो भी दूंगा ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है। ठीक है, तो एक नाम दे रहा है इमैनुअल चार्पियन, दूसरा है जेनिफर ए डोडना, पूछ रहा है तीसरे में उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जैसे आपको मैंने फिजिक्स वाला पढ़ा है। ठीक है, फिजिक्स वाला दिया गया था, फिजिक्स नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था हेपेटाइटिस सी के लिए। ठीक है, उसी तरह से केमिस्ट्री में ये जो पुरस्कार दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए। किसके लिए? जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति की खोज किया, और वो खोज किया है इमैनुअल और डोडना ने। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उनके नाम से आप तुलना कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इमैनुअल चार्पियन। ठीक है, यहाँ पर है इमैनुअल चार्पियन और जेनिफर ए डोडना। ठीक है, इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर यहाँ से बने हैं तो दोस्तों ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इमैनुअल जो दोस्तों इनका ये फ्रांस के रहने वाले हैं, और डोडना जो है वो यूएसए यानी अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, और फिजिक्स का अवार्ड इस बार जो दिया गया है वो ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया। वो मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था आपको, ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया था, और वो दिया गया था पेनरोज रेन, मैंने इसमें बताया था पेनजेल। ठीक है, पता है पेनजेल घेज। ठीक है, याद रखिएगा पेनजेल घेज। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इसके लिए दिया गया था, इसमें आकाशगंगा की खोज के लिए। और मेडिसिन वाला ये हेपेटाइटिस सी का वायरस का खोज हुआ था, तो मैंने बताया था अल्टर माइकल राइस। ठीक है, अल्टर माइकल राइस। कल मैं एक स्पेशल वीडियो भी आपको दे दूंगा ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। दिनेश कुमार खरा को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, दिनेश कुमार खरा को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों? तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसलिए कोई दूसरा बैंक होता तो मैं आपको नहीं पढ़ाता, लेकिन यहाँ मामला है स्टेट बैंक का। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का मामला है। दिनेश कुमार खरा को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रजनीश कुमार जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, उनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है, और अब जो है दिनेश कुमार खरा को, ये लोग एमडी हैं। ठीक है, प्रबंध निदेशक हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर पूछे कभी कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो उसकी स्थापना शुरुआत में तो कलकत्ता में हुआ था, बाद में इंपीरियल बैंक को मिला करके आपका बना दिया गया था। ठीक है, और स्टेट बैंक का अगर फाइनल गठन देखा जाए तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। बाकी इंपीरियल बैंक जो 3 बैंकों को मिला करके बनाया गया था वो बना था 1921 में। तो तीनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ ने किस लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, एक समझौता ज्ञापन, बहुत थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं तो 5 ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ ने किस लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान से पढ़िए, जैव विविधता में अनुसंधान, प्रजातियों के लिए डीएनए बारकोडिंग, प्रजातियों के लिए जीन संपादन, या फिर प्रजातियों के लिए संरक्षण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ बारकोड, तो बारकोड है तो बारकोडिंग के लिए करो ना। तो प्रजातियों के लिए दोस्तों एक डीएनए बारकोडिंग का काम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसलिए दोस्तों एक समझौता हुआ है, जरा इसके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे जेडएसआई और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच में एक समझौता हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित भी किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड लाइफ
इस बार जो है डीएनए बारकोडिंग के लिए एक साथ आए हैं। डीएनए बारकोडिंग एक प्रजाति के डीएनए के एक छोटे खंड को अनुक्रमित करके और एक संदर्भ डेटाबेस के लिए व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना करके एक प्रजाति की पहचान। अरे सिंपल सी बात सुनो मेरे भाई, डीएनए क्या होता है? डीएनए के द्वारा क्या किया जाता है? पहचान किया जाता है ना, ठीक है। तो डीएनए जैसे हम लोग डीएनए टेस्टिंग करते हैं ना, वैसे डीएनए बारकोडिंग किया जा रहा है ताकि इनको जो है लंबे समय के लिए इनके ऊपर काम किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और भी चीज़ें। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि ये जो MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है, ये कई सारे कार्यों के लिए साइन हुआ है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दे रहा है कि ZSI बायोसान और प्लानिटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में ये सक्षम बनाएगा। इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ एक कनाडाई नॉट फॉर प्रॉफिट कारपोरेशन है, ठीक है, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप सिंपली याद रखो कि ये बारकोड वाला काम किया गया है और ये प्रजातियों के डीएनए बारकोडिंग करेगा। और 2 संस्थान इसमें मिले हुए हैं, एक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपको इतना खाली ध्यान देना है। आगे देखिए, हाल ही में अश्विनी कुमार जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? अश्विनी कुमार जी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, ठीक है, सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। इसके पहले राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। नागालैंड जो राज्य है हमारा, ठीक है, वहाँ के पूर्व राज्यपाल भी थे, ठीक है, तो इनको याद रखेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए ये कई सारे पद पर थे, जैसे नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व निदेशक थे, ठीक है। इसके अलावा पुलिस बल में से भी शामिल हुए थे, डीजीपी भी थे हिमाचल प्रदेश के। तो ये सभी तथ्य आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाबार्ड ने गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, आप बताइए, ध्यान से पढ़िए। नाबार्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड ने गुजरात में, किस राज्य में? गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक ऋण सहायता प्रदान करने के लिए वहाँ की एक बैंक, जिस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, उसके साथ ये 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वहाँ पे करेगा। अब जाहिर सी बात है, नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए अपना समर्थन देता है। तो वहाँ की जो क्रेडिट पॉलिसी थी उसके समर्थन में, उसका विस्तार करने के लिए ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ ये सुविधा आया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, ठीक है। कपास उत्पादन में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है? ठीक है, कपास उत्पादन में, तो याद रखिए दोस्तों, कपास के उत्पादन में भारत की जो रैंकिंग है वो आ गई है दूसरी, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जबकि अगर उपभोक्ता की बात करें, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा कपास उपभोक्ता देश है, सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोनों बातें याद रखिएगा। और भारत में, अच्छा, इसका उत्पादन भी एक बार चेक कर लेते हैं। भारत में हर साल लगभग 6 मिलियन टन, ठीक है, कपास का उत्पादन करता है, जो कि कपास के लगभग 23% है कुल कपास का, विश्व के कुल कपास का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी कपास को भारत में सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो भी लॉन्च किया है, इस वजह से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। तो ये कस्तूरी कपास का नाम दोस्तों आप याद रखिएगा, ये प्रश्न तो पक्का आपके एग्जाम में आने ही वाला है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, हाइपर क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है जिरकान, ठीक है। तो जिरकान का सफल परीक्षण किसने किया है? जल्दी से बताइए। जिरकान, ठीक है, जिरकान की स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर टी साइलेंट है, जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है, टी सुनामी होता है, इसको पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह इसको याद रखिएगा, जिरकान, ठीक है। जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, इसका परीक्षण रूस देश ने किया, हमारे देश की मिसाइल नहीं है, रूस की मिसाइल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैक 8 जहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, मैक 8 की स्पीड पे ये जो है चल सकता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, और मॉस्को वहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया इसको प्रॉब्लम?
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, अब यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की क्लास में कुछ खास क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिनका आप ध्यान रखेंगे। एक तो नोबेल वाले प्रश्न दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप नोबेल वाले प्रश्नों का या तो ध्यान रखें या तो मैं एक अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ नोबेल के ऊपर, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, क्योंकि नोबेल से पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।